हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे यूरिन रूटीन है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ये जो जांच है मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है और ये नॉन इन्वेसिव है। किसी का ब्लड सैंपल नहीं लेना है, किसी को निडल नहीं चुभोनी है। ये जांच बहुत सस्ता और बहुत आसानी से पेशेंट जो है सैंपल दे देता है और मुझे लगता है इस जांच को रूटीन बेसिस पे हर ओपीडी में कराना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ यूरिन के बारे में नहीं, बॉडी के और भी फैक्टर्स के बारे में पता चल जाता है। पेशेंट के हाइड्रेशन स्टेटस के बारे में, लीवर क्या स्थिति है, बिलिरुबिन वगैरह बढ़ा हो या जॉइंडिस है वो भी पता चलता है। मेटाबॉलिक हेल्थ क्या है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन तो नहीं है ना, डायबिटीज़ तो नहीं है। सारी काफ़ी चीज़ें हमें पता चल जाती है सिर्फ यूरिन के एग्जामिनेशन से। तो आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपी क्यों कराते हैं, उसके टेस्ट को पढ़ेंगे और इसको एनालाइज करेंगे और उससे हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हमें किन पैरामीटर्स को पहले हाईलाइट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। यूरिन एग्जामिनेशन करने से पहले जो सैंपल दिया जाता है डिपेंड करता है आप कौन सा जांच किस पर्पज़ के लिए करा रहे हो। उसके लिए सैंपल का कलेक्शन का जो तरीका है वो डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट करना है ना, या फिर कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए चेक करना है, उसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग पैरामीटर्स हैं। पहला रूल है कि मिड स्ट्रीम पे आपको पेशेंट को बताना होगा कि पेशाब जो आप कलेक्ट करेंगे अपने इस कंटेनर में, उसमें हमेशा मिड स्ट्रीम, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है टिप पे बैक्टीरियाज हो, तो पहले पेशेंट यूरिनेट करेगा, उसके बाद मिड में जो स्ट्रीम होगा उसको कलेक्ट करेगा। अर्ली मॉर्निंग सैंपल देना है, अब उसको प्रेगनेंसी टेस्ट कराना है या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी देखनी है, इन सब अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द पर्पस आपको उस हिसाब से सैंपल देना होगा पेशेंट को। तो इन्वेस्टिगेशन का जो फ्रेमवर्क है उसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या है। उसका फिजिक्स देखते हैं, केमिस्ट्री देखते हैं, बायोलॉजी देखते हैं। अगर कॉमन लैंग्वेज में, अगर लेमन लैंग्वेज में बोले तो जैसे फिजिकल अपीयरेंस में उसका कैसा क्लैरिटी है ना, उसकी स्मेल कैसी है, भारी है कि हल्का है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। उसके बाद उसकी जो केमिस्ट्री से, डिपस्टिक एनालिसिस से, मॉलिकुलर डिटेक्शन पता चल जाता है कि उसमें बैक्टीरिया तो नहीं है ग्राम नेगेटिव, या फिर उसमें कीटोन्स तो नहीं है, ये सारी चीज़ें पता चलती है। फिर उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो पस, सेल, कास्ट, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। अब उसके फिजिकल क्लियरेंस में, उसके फिजिकल अपीयरेंस में हम लोग देख सकते हैं कि स्ट्रॉ या क्लियर अगर उस पर लिख के आ रहा है टेस्ट पे, तो इसका मतलब यूरिन जो है हेल्दी है, पेशेंट हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो डार्क मस्टर्ड कलर पेशेंट आपके पास कंप्लेन लेके आ रहा है, डॉक्टर साहब मेरा जो पेशाब है कोका कोला की तरह आ रहा है, एकदम काला काला आ रहा है, डरा हुआ है, तो फिर आप समझ सकते हो, उसको सस्पेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो, उन सब बाइल वगैरह आ रहा हो पेशाब में, उसके कारण पेशेंट आपके पास आया है। दूसरी चीज़, पेशेंट कभी कभी घबराते हुए आता है कि डॉक्टर साहब मेरे पेशाब में खून आ रहा है, तो उसमें भी आपको तुरंत आपको कंक्लूजन पे नहीं आना है। ही माइट बी हैविंग बीट रूट, है ना, चुकंदर वगैरह खा रहा हो, या हो सकता है उसे टीबी की दवाइयाँ शुरू कर गई हो सकता है टीबी की दवाइयाँ शुरू की गई हों, रिफेम्पेसिन वगैरह इंडिया में बहुत कॉमनली ये सब दवाइयाँ चलाई जाती है, तो उसके वजह से भी यूरिन रेड हो जाता है। तो यू हैव टू नो द कॉज, देन यू हैव टू कंक्लूड व्हाई दिस हैपेंड। हो सकता है उसको हिमेचोरिया भी हो, तो ये सब बातें भी हमें अपने दिमाग में रखनी होती है। दूसरी चीज़, टर्बाइड, हल्का सा हेजीनेस, हल्का सा धुंधला सा अगर पेशाब है ना, तो आप सस्पेक्ट करोगे उसमें पस सेल हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, इन सब चीज़ों का आप सस्पेक्ट करोगे। उस पर रिपोर्ट पे लिख के आता है उसके पेशाब का जो अपीयरेंस है ना। अब उसका जो ऑर्डर है, उसका जो स्मेल है, वो भी आपकी रिपोर्ट पे लिख के आएगा, वो भी हमें इंडिकेट करता है। जैसे हल्का अमोनिया जैसा स्मेल, जैसे पब्लिक टॉयलेट्स में आप जाते हो जो एक स्मेल आता है ना, एक शार्प स्मेल आती है ना पब्लिक टॉयलेट्स में, अगर वो है तो हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, है ना, या तो पेशाब बहुत देर से वहाँ पे पड़ा हो, ओल्ड सैंपल हो। अब फ्रूटी स्मेल आता है, उसमें कीटोन्स वगैरह है पेशाब में, अगर पेशेंट जो है स्टारवेशन में है या फिर निर्जला व्रत रख रखा है किसी पेशेंट में, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रिपोर्ट पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी का सिंपल सा मतलब है कि पेशाब कितना गाढ़ा है और कितना हल्का है। पेशाब हल्का है मतलब हो सकता है पेशेंट बहुत ज़्यादा ओवर हाइड्रेटेड हो, खूब सारा पानी पिया हो, जो कि अच्छी बात है। हो सकता है वो जिम जाता हो, प्रोटीन इंटेक के लिए उसने कहीं देख रखा हो कि मुझे दिन में 4 लीटर 5 लीटर पानी पीनी चाहिए, तो ये ऐसा हो सकता है। या मे बी डायबिटीज़ इंसिपिटस हो, या किडनी की कोई ऐसी बीमारी हो जिसके वजह से वो ओवर फिल्टर कर दे रहा है।
दूसरी चीज़, पेशाब अगर गाढ़ा है तो कॉन्सेंट्रेटेड है ना। इसे ये दिखाता है कि प्री रेनल फेल्योर के बहुत सारे कारण जो भी हो, उसमें जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई रहता है, मतलब डेंसिटी डेंस रहता है पेशाब। सपोज करिए कि जो ब्लड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उतना ही पेशाब का है, जो फिल्ट्रेशन होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है, सीधा सीधा पेशाब के रास्ते से बाहर आ जा रहा है। तो ये हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। पेशाब का जो पीएच होता है यूरिन का, वो थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक होता है, तो इससे भी हमें काफ़ी कुछ आइडिया लगता है। अब ज़्यादा एसिडिक हो गया तो हो सकता है हाई प्रोटीन डाइट पे हो, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है एक इमरजेंसी स्थिति है उसके कारण हो सकता है ना। या फिर पॉइजन के भी केस में पेशाब जो है एसिडिक हो जाता है। अल्कलाइन है तो मे बी ओल्ड सिंपल हो। कुछ कुछ यूटीआई केसेस में बैक्टीरिया जो है यूरिया स्पिट करता है, तो उस पर भी होता है ना प्रोटीन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर पेशाब में प्रोटीन आ रहा है तो चिंता वाली बात होती है। जैसे पेशाब में जो ग्लोमेरुलस होता है उसको हम लोग चाय छन्नी की तरह मान लेते हैं। तो अगर आपने ऊपर से चाय डाला तो इसमें छन्नी में जो है आपकी चाय पत्ती और अदरक वगैरह वो सारी चीज़ें फंस जाएंगी और नीचे जो है चाय आएगा। तो सिमिलरली हम किडनी जो है ऐसे ही फंक्शन करता है। इसके बावजूद अगर आपको प्रोटीन का ट्रेस मिल रहा है, इसका मतलब कुछ परेशानी है। ट्रेस है मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है पेशेंट स्ट्रेस में हो, बुखार में हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया, हैवी लिफ्टिंग कर लिया, प्रोटीन ब्रेक डाउन किया है ना बॉडी ने, तो फिर हो सकता है पेशाब में थोड़े से ट्रेस मिले, लिख के आता है रिपोर्ट पे। सिग्निफिकेंट 3+ अगर मिल रहा है तो थोड़ी सी चिंता वाली बात है। ग्लोमेरुलर डैमेज तो नहीं है ना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो नहीं है, तो आपको फर्दर केएफटी वगैरह प्रिस्क्राइब करना होता है। माइक्रो एल्बुमिन, अच्छा ये चीज़ अगर आपको मिल रही है आपके यूरिन एग्जामिनेशन में, इसका मतलब ये अर्ली डिटेक्ट करता है कि किडनी की कोई बीमारियां हो सकती है, उसको पहले डिटेक्ट कर लेना, जैसे हाइपरटेंशन या डायबिटीज जैसी बीमारियां हो सकती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है ताकि हम लोग डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकें ओनली बाय द यूरिन रूटीन एंड एग्जामिनेशन। राइट, ग्लूकोज जब हमारे खून के नलियों में 180 से ज़्यादा जब ग्लूकोज का लेवल हो जाता है ना, तो फिर वो यूरिन के रास्ते बाहर आने लगता है। तो ये भी एक इंडिकेट करा देता है कि पेशेंट कुड बी डायबिटिक। जैसे यहाँ पे एक डैम है, सपोज करिए 180 के ऊपर अगर पानी गया तो ये बाहर आएगा। सिमिलरली हमारे खून के नलियों में पानी शुगर लेवल 180 से ऊपर है तो अब वो फिर यूरिन के रास्ते आएगा, जो कि हमें दिख जाए। पेशेंट कंप्लेन भी करता है डॉक्टर साहब बार बार पेशाब हो रहा है ना। इट इज़ अ पॉजिटिव साइन ऑफ डायबिटीज मेलिटस। कीटोन बॉडी, अगर पेशाब में कीटोन आ रहा है तो हो सकता है फास्टिंग कर रहा हो पेशेंट, है ना, भूखा हो, प्यासा हो, उसके कारण कीटोन बॉडी बन सकती है। कीटोन जो है बाई प्रोडक्ट है फैट के ब्रेकडाउन का, तो अगर कीटोन मिल रहा है तो ये मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। अब जब पेशेंट कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मेरे पेशाब से खून आ रहा है, तो फिर आप उसको जब टेस्ट में भेजोगे तो लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जब आरबीसीज सेटल डाउन कर जाते हैं, इसका मतलब वो इंटैक्ट है, टूटा हुआ आरबीसीज नहीं है, तो आप उसको जो है कंक्लूड करोगे कि हेमेचुरिया है, हाँ खून आ रहा है पेशाब से। अगर वो सेटल डाउन नहीं हो रहा है, घुल जा रहा है, तो इसका मतलब टूटे हुए आरबीसीज हैं, है ना, तो उसको हेमेचुरिया हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। अब इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। अब लिवर एंड इन्फेक्शन मार्कर्स, कुछ मार्कर्स होते हैं, जैसे पेशाब में अगर कुछ बैक्टीरिया या कुछ मिला, उसमें नाइट्रेट पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ग्राम नेगेटिव कोई बैक्टीरिया है उसमें, जो कि यूटीआई हमें कंफर्म कराता है। सिंपल सा टेस्ट का हमें कंफर्म कर देता है कि यूटीआई है कि नहीं। दूसरी चीज़ ल्यूकोसाइड स्ट्रेस, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब बॉडी में हमारे इन्फ्लामेशन, जो हम लोग टीएलसी देखते हैं ना सीबीसी में, सिमिलरली यहाँ पे भी हमें पता चल जाता है नॉर्मल मार्कर से कि हाँ शरीर में हमारे इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है। बिलिरुबिन अगर मिल रहा है तो अब भी सी बात है जॉन्डिस है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं मार्कर से। अगर आरबीसीज मिल रहे हैं हमारे यूरिन में तो इसका मतलब हो सकता है स्टोन हो, स्टोन की वजह से आ ट्यूमर हो, है ना, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो। आगे भी चल के हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स अगर आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पस सेल्स होंगे, तो हम लोग उसको सस्पेक्ट करेंगे इन्फेक्शन। 50 से ज़्यादा हो तो पायोयूरिया में हम लोग उसको कंसिडर करेंगे कि पस का पेशाब हो रहा है सीधे सीधे पेशेंट को। कास्ट अगर मिलता है तो बहुत टेंशन वाली बात होती है। कास्ट को आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई पाइप है, पाइप में अगर कोई कचरा जम गया, चारों तरफ से वो कचरा जो है पाइप का शेप ले लिया, फिर प्रेशर से ऊपर से पानी आता है तो पूरा पाइप के शेप का कचरा बाहर निकल गया, उसको हम लोग कास्ट कहते हैं। अब
ये जो कास्ट है, एक आरबीसीज का मिलता है, एक जो है डब्ल्यूबीसीज के कास्ट मिलते हैं सिलेंड्रिकल शेप में। अगर आरबीसीज का कास्ट मिल रहा है तो ग्लोमेरुलर ब्लीडिंग हो सकता है, डब्ल्यूबीसीज का कास्ट है तो किडनी इन्फेक्शन हो सकता है। अभी हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल में हम लोग इतना जान लेते हैं कि कास्ट होता क्या है। और स्टोन और क्रिस्टल मिल रहा है तो हो सकता है स्टोन हो या मेटाबॉलिक इश्यूज हो, राइट। कल्चर एंड सेंसिटिविटी, अगर आपके रिपोर्ट में आ गया कि हाँ इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो आप उसको कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेजिए। कल्चर से पता चलेगा कि बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे लैब में, पता चलेगा कि उसमें कौन सा बैक्टीरिया है, फिर उस बैक्टीरिया को अलग अलग एंटीबायोटिक्स से मारेंगे, फिर पता चलेगा किस एंटीबायोटिक्स से वो मरता है। तो 5 रेड फ्लैग अगर हम लोग देख लेते हैं कि पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है कि नहीं, जिससे डायबिटीज़ पता चल जाएगा, प्रोटीन आ रहा है कि नहीं, किडनी की स्थिति पता चल जाएगी कि किडनी डैमेज है कि नहीं, कीटोन्स आ रहे हैं तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या स्टार्वेशन पता चल जाएगा, है ना। हाई आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज आएंगे तो हो सकता है स्टोन की वजह से, ट्रॉमा की वजह से स्टोन ब्लड आ रहा हो या डब्ल्यूबीसीज पाया जा रहा है तो इन्फेक्शन है। नाइट्रेट का अगर पॉजिटिव आ रहा है टेस्ट में तो ऑब्वियस सी बात है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक जेड अप्रोच जो मैं यूज़ करता हूँ अपने ओपीडी में, कि आपके पास रिपोर्ट आए तो सबसे पहले आपकी नज़र कहाँ जानी चाहिए। हाई प्रायोरिटी से लेकर लो प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग रिपोर्ट देखेंगे और इससे एनालाइज करेंगे कि पेशेंट की क्या स्थिति है। अब हम लोग समझते हैं केमिस्ट्री प्रायोरिटी 1। अब सबसे पहले अगर रिपोर्ट आपके हाथ में आएगा तो पहले आप क्या देखोगे। हम लोग देखते हैं कि अगर उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो हम लोग उसको टेस्ट कराएंगे। तो अगर नाइट्रेट पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है, यूटीआई कंफर्म हो गई। ल्यूकोसाइट स्ट्रेस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब शरीर में इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है। दूसरी चीज़ हम लोग क्या देखेंगे, दूसरी चीज़ देखेंगे प्रोटीन। किडनी में अगर 150 से नीचे प्रोटीन है तो कोई ऐसी समस्या नहीं है ना। अगर ट्रेस मिल रहा है तो हो सकता है फंक्शनल प्रोटीयूरिया, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर दिया, प्रोटीन ब्रेकडाउन किया है, मसल ब्रेकडाउन किए हैं, फीवर, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों से 150 से 500 के बीच में मिल सकता है, एक प्लस करके आ जाएगा आपकी रिपोर्ट पे। अगर 500 से ज़्यादा है, डबल प्लस या ट्रिपल प्लस है, तो फिर वो सिग्निफिकेंट है, फिर आपको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा, केएफटी कराना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि डैमेज, फिल्टर डैमेज तो नहीं, ग्लोमेरुलर इंटैक्ट है कि नहीं, है ना, आगे फर्दर इवोल्यूशन। और ये 3.5 ग्राम के ऊपर आ गया, मैसिव अगर प्रोटीन्स आ रहे हैं तब तो ऑब्वियस सी बात है, देन इट रिक्वायर्स अर्जेंट ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस। नेफ्रोटिक रेंज जो है शटर्ड हो गया तो मेजर रीनल प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये रिपोर्ट हमारे सामने है। रिपोर्ट आते ही मेरा ध्यान जाता है सबसे पहले कि इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं। उसका एक नाइट्राइट टेस्ट होगा। नाइट्राइट टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है, यूटीआई कंफर्म। दूसरी चीज़ ल्यूकोसाइट्स देखते हैं हम लोग। अगर ल्यूकोसाइट्स अगर उसमें प्रेजेंट टेस्ट में कंफर्म आ रहा है, इसका मतलब शरीर में इन्फ्लामेशन हो रहा है। प्रोटीन की क्या स्थिति है ना। अब जैसे ये केमिकल एग्जामिनेशन में प्रोटीन अगर जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 150 के नीचे तो ठीक है, 150 500 के बीच में है तो नॉर्मल है, हो सकता है स्ट्रेस, बीमारी या एक्सरसाइज से हो गया। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ उसका शुगर। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है 180 के ऊपर अगर ब्लड में अगर शुगर है ब्लड स्ट्रीम में तो फिर वो फिल्टर आउट करके पेशाब के रास्ते से बाहर आता है तो हमें यहाँ पे केमिकल एग्जामिनेशन में शुगर का पता चल जाएगा। डेट में ये शुगर, इसका आइडिया लग जाएगा कि पेशेंट डायबिटिक है कि नहीं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोपी, है ना। माइक्रोस्कोपी में क्या देखना है, आरबीसीज, ये डब्ल्यूबीसीज या एपिथेलियल सेल। हम लोग उसके बाद क्या देखेंगे, माइक्रोस्कोपी में हम लोग देखेंगे पस सेल्स, ठीक है, और एपिथेलियल सेल्स। पस सेल्स अगर 5 से ज़्यादा है ना, तो इंडिकेट करता है कि ये जो है पाईयूरिया है, पस आ रहा है हमारे पेशाब में। अब 50 से ज़्यादा है तो फिर तो कोई सीरियस मेजर इशू है, फर्दर इन्वेस्टिगेट करके तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करना है। और शरीर में इन्फ्लामेशन तो है ही अगर 5 से ऊपर है। दूसरी चीज़, अगर एपिथेलियल सेल आ रहा है तो हो सकता है स्टोन की वजह से रप्चर होके, चोट लग के वहाँ से आ रहा है, या फिर ब्लैडर से या किसी इन्फ्लामेशन या इंजरी के कारण आ रहा है, प्रोस्टेट के कारण आ रहा है, या कैथेटराइजेशन के समय इंजरी हुई उसकी वजह से एपिथेलियल सेल आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। एपिथेलियल सेल देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि आरबीसीज,
पेशेंट अगर आपके पास कभी भी कंप्लेन लेके आ रहा है कि डॉक्टर साहब पेशाब लाल रंग का आ रहा है, अब देखिए, तो आप जब टेस्ट कराओगे ना, तो आपको हमेशा याद रखना है कि सिर्फ एक बार टेस्ट कराने से आप कंफर्म नहीं करोगे आरबीसीज। या तो आरबीसीज 3 बार से ज़्यादा उसके मल्टीपल सैंपल में मिले और 3 से ज़्यादा मिले तो आप उस पर कंफर्म करोगे कि पेशाब में ब्लड है। या तो एक ही सैंपल में 100 से ज़्यादा आरबीसीज हो, तब आप उसको कंसिडर करोगे हीमेचूरिया। अगर पेशाब लाल है तो आपको फर्दर रूल आउट करना है कि वो जो नेफ्रोलॉजी का सिस्टम गड़बड़ है या फिर यूरोलॉजी का सिस्टम गड़बड़ है ना। वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हमें ये पता चल गया कि पेशाब में ब्लड है या पेशाब लाल है, तो हम लोग पहले ये कंफर्म करेंगे कि उसमें हीमोग्लोबिन है या क्या कहते हैं हीमेचूरिया है कि नहीं। हीमेचूरिया कंफर्म करने के बाद हमें ये रूल आउट करना होगा कि पेशाब में खून आ कहाँ से रहा है, नेफ्रॉन से, नेफ्रोलॉजी से आ रहा है या फिर यूरोलॉजी से आ रहा है ना। किडनी के अंदर की समस्या है या फिर किडनी के बाहर की समस्या है, ये चीज़ कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग आप डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये कंफर्म कैसे होगा? हम लोग एक रूल फॉलो करेंगे जिसको बोलते हैं 45-1 रूल। तो इस रूल में क्या है, 40 से ज़्यादा डिस्मॉर्फिक आरबीसीज होने चाहिए, 5 से ज़्यादा एकेंथोसाइट्स होने चाहिए 5% ज़्यादा, और एक अगर आरबीसी कास्ट है तो फिर हम लोग कंफर्म करेंगे कि वो नेफ्रोलॉजी का केस है। अगर ये चीज़ नहीं मिल रहा है तो फिर वो यूरोलॉजी का केस है। फिर से समझते हैं। डिस्मॉर्फिक आरबीसीज यानी कि टूटे हुए जो ब्लड सेल्स हैं, टूटे हुए आरबीसीज हैं, वो 40% से अगर ज़्यादा हुए। एकेंथोसाइट्स, खून के ब्लड आरबीसीज में ऐसे ऐसे स्पाइक जैसे निकले होते हैं अंदर से, उसको एकेंथोसाइट बोलते हैं, 5% से ज़्यादा मिले। और 1 आरबीसी कास्ट यानी कि पेशाब के नली में, अगर खून की नली में अगर खून जमा हो गया और वो खून की नली का आकार ले लिया और जब पेशाब हुआ तो पूरा पूरा कास्ट बन के शेप लेके बाहर आया, तो उसको हम लोग कास्ट बोलते हैं। ये अगर हमें मिलता है तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे नेफ्रोलॉजी का केस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है कोई। दूसरी, अगर ये सब पॉजिटिव नहीं है, ये चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं, तो फिर हो सकता है यूरोलॉजिकल हो, कोई स्टोन हो, ट्यूमर हो, प्रोस्टेट का समस्या, उसके कारण ये ब्लीडिंग हो रही हो। अच्छा, कास्ट हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि सीधा सीधा अगर पाइप का आकार है, उसमें खून जम गया है ना, और सीधे सीधे बाहर आ रहा है पेशाब के रास्ते, तो उसको कास्ट बोलते हैं। कास्ट चाहे डब्ल्यूबीसी का मिले चाहे आरबीसी का मिले, बहुत टेंशन वाली बात होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जेली का भी आकार दिया, एग्जांपल दिया गया है ना। जैसे जेली लिक्विड रख दिया जाता है, फिर उसको एक इस बर्तन में डालते हैं ऐसे, फिर वो जब वो निकालते हैं तो उसी के बर्तन के शेप का होता है, उसी को कास्ट बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है जेड स्कैन, है ना। पहले अप्रोच करना है प्रायोरिटी 1, जिससे मतलब खतरनाक है, किलर है, जान जा सकती है या फिर मेजर इशू हो सकता है। पस है कि नहीं, नाइट्रेट है कि नहीं, यूटीआई कंफर्म करो, इन्फेक्शन चल रहा है कि नहीं शरीर में, है ना, शुगर है कि नहीं पेशाब में, कीटोन बॉडीज तो नहीं है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की तरफ तो नहीं जा रहा है। ये सारी चीज़ पहले आपको देखना है। दूसरी चीज़ देखनी है आपको साइलेंट किलर्स, चेक द आरबीसीज क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है, वो नेफ्रोलॉजी की तरफ से आ रहा है, नेफ्रॉन्स इश्यूज़ की वजह से आ रहा है, या यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये आपको रूल आउट करना ज़रूरी है। तब आपको पता चलेगा कि किडनी का ही समस्या है या कोई और समस्या है, स्टोन के कारण या बाहरी कोई समस्या है। तीसरी चीज़ जो है एपिथेलियल सेल देख लीजिए, है तो स्टोन की वजह से हो सकता है ना, या अलग अलग कारण हो सकते हैं। क्रिस्टल मिल रहे हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी है, पेशाब अगर हल्का है कि भारी है ना, गाढ़ा है कि हल्का है, फिर बाकी चीज़ें आप बाद में देख सकते हैं, और हिस्ट्री टेकिंग। तो ये हमारा प्रायोरिटी वाइज मैं ऐसे ही देखता हूँ रिपोर्ट। तो अगर ये आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत कम टाइम में आप चीज़ें कंक्लूड करेंगे और पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो ये जो यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी है, एक तरफ से लिक्विड बायोप्सी है ना। वेरीफाई करिए रेड कलर का जो यूरिन है किसके कारण है, आरबीसीज अगर हैं कि नहीं है, ब्रोकन आरबीसीज हैं, है ना, पेशाब के किडनी के अंदर से वो ब्लीडिंग हो रही है, या बाहर कोई स्टोन या किसी और कारण से, प्रोस्टेट के कारण से या ट्यूमर के कारण से एपिथेलियल डैमेज होकर बाहर आ रहा है, उसमें ब्रोकन आरबीसीज आ रहे हैं, ये सब आपको वेरीफाई करना होता है। क्रिस्टल तो नहीं आ रहे हैं, है ना। ये सब चीज़ें देखिए, फिर प्रायोरिटाइज करिए, जेड स्कैन यूज़ करिए, पहले वो देखिए, ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट के लिए। ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगेंगे तो फिर तो हो चुका। सो दिस वाज द लेक्चर ऑफ यूरिन एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपी। आई होप आप समझे होंगे। इस लेक्चर का उद्देश्य यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ओपीडीज़ में यूरिन रूटीन एंड एग्जामिनेशन कराइए।
मैं चीज़ों को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ और इतने लंबे इलेबोरेट तरीके से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि एक बार में आप ये टॉपिक समझ जाएं और दोबारा यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप इजीली एक बार में आपके हाथ में रिपोर्ट आए तो आप तुरंत चीज़ें जो देखनी चाहिए वही देखें और प्रॉब्लम को एड्रेस करें। और रिपोर्ट देखते ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन, चाहे डायबिटीज़ के लिए हो, चाहे KFT के लिए हो, चाहे LFT लीवर के लिए हो, है ना, जो भी चीज़ें आपको फर्दर करवानी है आप तुरंत परफॉर्म कराओ, पेशेंट को उस हिसाब से डायग्नोसिस करो, टाइम पे ट्रीटमेंट करो, प्रिवेंटिव मेजर्स लो। इसीलिए मैं चीज़ें इतने डिटेल में बता रहा हूँ और इतना आराम से चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि यहाँ आके एक टॉपिक कवर किया और चल दिया अगले वीडियो पे, नहीं। मैं चाहता हूँ अगर मैं कोई लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, कोई वीडियो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ, तो अगला इंसान जो भी मुझे टाइम दे रहा है, ये वीडियो देख रहा है, उसे सब कुछ समझ में आए। सो प्लीज़ अगर आपको कोई कमेंट में कुछ पूछना है तो पूछिए, अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ सजेस्ट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।